Hi everyone, good morning. Can you see my screen? Yes, ma'am. Okay, great. So we completed yesterday monetary and fiscal policy. Okay. Now GAT is the next topic we will be covering as soon as possible. And GAT basically stands for General Agreement on Tariffs and Trade. Okay. It was just a moment. Somebody is texting. Okay, so the General Agreement on Tariffs and Trade, GATT, basically it's an abbreviation and it has got its full form, which stands for, GATT stands for General Agreement on Tariffs and Trade. This is basically an international organization जो कि साइन हुआ था, ये अग्रीमेंट बेसिकली साइन हुआ था ऑन 30th अक्टूबर 1947 बाय 23 कंट्रीज. जो कंट्रीज इसमें मेंबर थी वो 23 कंट्रीज मेंबर थी. सो दिस एग्रीमेंट बेसिकली और दिस डॉक्यूमेंट becomes an international level agreement which was signed among 23 countries in 1947. Okay, it was a legal agreement for why it was signed, because to minimize the barriers to international trade. मतलब उस टाइम पर सोचा गया था कि हम अगर इंटरनेशनल कुछ भी ट्रेड करना है, किसी भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री को कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं या कुछ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है या बिजनेस करना है, उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं, तो ये गैट जो अग्रीमेंट बना था ये 23 कंट्रीज के बीच में बना था, जिसमें कि उन्होंने ये इसमें लिखा था या अग्री किया था, लीगली अग्री किया था कि हम जो भी बैरियर्स है ना इंटरनेशनल ट्रेड के जो बैरियर्स है, यानी कि जिस तरह से कि कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ बैरियर्स लगाए होते हैं किसी कंट्री ने कि हम इस कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करेंगे या इस कंट्री के साथ हम इतना ही इंपोर्ट करेंगे या इस कंट्री को हम सिर्फ इतना ही एक्सपोर्ट करेंगे, जो भी काइंड ऑफ बैरियर्स उस टाइम पर थे वो उन 23 कंट्रीज ने अग्री किया कि अब हम मिनिमाइज करेंगे, यानी कि बैरियर्स जो हमारे हैं उनको हम मिनिमाइज करेंगे का मतलब हम अपने जो बिजनेस जो ट्रेड है बेसिकली जो बिजनेस है या ट्रेड है जो हम काम कर रहे हैं वो इंटरनेशनली भी अमंग एटलीस्ट उन 23 कंट्रीज के बीच में कोई बैरियर ना रहे या कम से कम बैरियर रहे, सो दैट हम काम ज्यादा से ज्यादा साथ कर पाए एक कंट्री से दूसरी कंट्री. जैसे कि सपोज कोई एक एक्स कंट्री है जहाँ पर कुछ कोई प्रोडक्ट या कोई गुड या कोई सर्विस बहुत अच्छी है या कोई टेक्नोलॉजी है जो उनके पास बहुत अच्छी अवेलेबल है कंट्री में, वो दूसरी कंट्री के वाई कंट्री के पास नहीं है सपोज, तो वाई कंट्री इजीली एक्स से ले सके और एक्स भी मिनिमाइज करे उस चीज को या बैरियर को कि जो चीज उसको रोक रही है किसी और दूसरी कंट्री की हेल्प करने के लिए. ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट या ये अग्रीमेंट जो था ये साइन हुआ था, जिसमें कि 23 कंट्रीज ने अग्री किया था कि हाँ ठीक है हम लोग बैरियर्स को कम से कम करने की कोशिश करेंगे और जो भी हमारे कोड्स हैं जिस भी प्राइस पे हम काम करते हैं उनको कम से कम करने की कोशिश करेंगे, रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, सो दैट हमारा बिजनेस जो है वो स्मूथली हो सके एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ भी. ठीक है. द गैट वेंट इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 1 1948. सो बेसिकली जो एग्जिस्टेंस में आया, जो इफेक्ट में आया ये जो अग्रीमेंट था इसके ये जनवरी 1 1948 को हुआ, अक्टूबर में साइन हुआ और लागू जिसे बोलते हैं वो होना शुरू हो गया जनवरी 1 1948 में. ठीक है. सिंस दैट बिगनिंग इट हैज बीन रिफाइंड, eventually leading to the creation of the World Trade Organization on January 1 1995. अब देखिए 1948 से लेकर 1995 तक गैट के अग्रीमेंट पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी हम उसके बेसिस पर काम कर रहे थे. जो भी कंट्रीज मेंबर थी 23 कंट्रीज जो मेंबर थी वो काम कर रहे थे. नाउ आज के टाइम में WTO इज द ऑर्गेनाइजेशन, एक फुल फ्लेज्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अब फॉर्म हो चुकी है जो फॉर्म हुई थी 1995 में, which now controls and helps all the countries internationally एक दूसरे के साथ ट्रेड करने के लिए. अभी भी इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि मेंबर अपने आप को नहीं बनाना चाहती, जैसे कि सपोज बहुत सारी कंट्रीज उस साइड पर हैं, अमेरिका, साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका में या यूरोप में भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो पार्ट इसके अभी भी आज की डेट में भी नहीं है, 2020 में भी नहीं है. बाय व्हेन दिस WTO फॉर्म्ड आफ्टर गैट, तो आपको ना क्वेश्चन ये भी आ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैट एंड WTO. मे बी इट कैन बी बिकॉज गैट और WTO दोनों
है तो अलग अलग, क्योंकि गैट बेसिकली इज द एग्रीमेंट ओनली, और ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ये सिर्फ एक पेपर डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट था जो साइन हुआ था कॉन्ट्रैक्ट तरीके से। और WTO एक फुल फ्लेज ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रन कर रही है और 1995 में एग्जिस्टेंस में आई, और जिसमें कि इसके मेंबर्स थे 1995 तक आते आते इसमें मेंबर्स 125 नेशंस हो गए थे। उस टाइम पर जब गैट साइन हुआ था 47 में 48 में जब एग्जिस्टेंस में आया था, तब देयर वर ओनली 23 कंट्रीज basically. So वो जो 125 nations were signatories to its agreement which covered almost 90% of the global trade. जो रह गए थे countries 125 के अलावा दुनिया में जो भी और कंट्रीज रह गए थे, नेशंस रह गए थे जो कि अग्री नहीं किया जिन्होंने WTO का पार्ट होने का, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट भी नहीं करते ग्लोबल ट्रेड में। दोज ऑल लेफ्ट कंट्रीज वर कंट्रीब्यूटिंग टोटल ओनली 10% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। तो ऑलमोस्ट WTO के जो मेंबर्स हैं सारी कंट्रीज 90% ऑफ द ट्रेड उसमें कवर हो जाता है। India is also part of that. US is also part of, like many countries which are part of WTO are contributing big time for the global trade. ठीक है, the Council of Trade in Goods, that is Good Council, is responsible for GATT and consists of representation of all WTO member countries. As of October 2020, the council chair is Swedish ambassador. ये उसके ambassador हैं WTO के. The council has 10 committees that addresses subjects including market access, agriculture, subsidies and anti-drug measures. ये सारे कुछ basically you can say the topics और basic relevant उनके points हैं जिस पर वो की focus करती है, WTO focus करती है आज के टाइम में कि हम एग्रीकल्चर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हर कंट्री में, और एक दूसरे की हेल्प वो कंट्रीज एग्रीकल्चर में कैसे कर सकती हैं, या मार्केट को एसेस करना, मार्केट कौन सी कंट्री का अप जा रहा है, कौन सी कंट्री का डाउन जा रहा है। US एक ऐसी मार्केट है जिसका अगर अप होता है तो पूरी दुनिया पर इफेक्ट अप का पड़ता है, या अगर डाउन में जाता है तो पूरी like almost the world is getting affected with that, because almost every country is working with US and it's got a huge impact on the global market. So global market and international market, which the market which is taking place globally, not in just one country but it affects the world market, उसको हम global market कहते हैं। ठीक है, सब्सिडीज होता है कि समटाइम्स इट हैपेंस कि गवर्नमेंट टेक्स समथिंग एट अ हायर प्राइस फ्रॉम आउटसाइड कंट्री, इंपोर्ट करती है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स या कुछ ऐसे गुड्स जो कि हमारे कंट्री के लिए ज़रूरी है या हमारे सिटीजन्स के लिए ज़रूरी है, या सिटीजन्स के लिए ना भी ज़रूरी हो, कंट्री के बेटरमेंट के लिए ज़रूरी है, तो वो उनको इम्पोर्ट करती है एट अ हायर प्राइस। और अगर वो आगे अपने सिटीजन्स को देना होता है मार्केट में तो वो उस पर सब्सिडी देकर और लोअर प्राइस में लोगों को देती है, उसको बोलते हैं सब्सिडी। हमें बहुत सारी चीज़ों पे सब्सिडी मिलता है ना, गैस पे सब्सिडी मिलता है, का मतलब गवर्नमेंट अपनी पॉकेट से हमको वो चीज़ें हमको वो पैसा दे रही है, कंसीडरिंग कि ये उन लोगों को सब्सिडी मिलती है जो कि पुअर सेक्शन है एंड नॉट द रिचर सेक्शन का, मतलब फोकस गवर्नमेंट का पुअर सेक्शन को रहता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द सब्सिडी, और जो कोई अफोर्ड कर सकता है महंगे में वो अफोर्ड करे, वो अपनी सब्सिडी छोड़ दे, गवर्नमेंट के पास ही छोड़ दे, ताकि वो उस पैसे से और कुछ जो पुअर लोग हैं उनका बेटरमेंट कर सके गवर्नमेंट। ठीक है, सो की स्टेप्स यहाँ पर हो गए। जनरल एग्रीमेंट जो गैट था वो साइन हुआ था 23 कंट्रीज के बीच में 1947 में आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड बिकेम द लॉ, और एक तरीके से लॉ जो एग्जिस्टेंस में आया वो 48 जनवरी 1 से आ गया। गैट्स पर्पस वाज टू मेक इंटरनेशनल ट्रेड ईजियर। इससे पहले तक इंटरनेशनल ट्रेड होता तो था बट बहुत सारे बैरियर्स थे, बहुत मुश्किल से हुआ करता था, एक कंट्री दूसरी कंट्री पर बहुत ज़्यादा फेथ नहीं करती थी, ट्रस्ट नहीं करती थी, और काम करने में मतलब वो फेथ ट्रस्ट नहीं आता था और इजी भी नहीं था। द प्रोसेस वाज आल्सो वेरी डिफिकल्ट एंड लेंदी, के शुरू करने से पहले सोचना पड़ता था हर कंट्री को। तो गैट ने बेसिकली इसको थोड़ा इजी करा, एटलीस्ट 23 कंट्रीज में तो इजी करा, बाकी कंट्रीज रेडी नहीं हुए साइन करने के लिए, दैट वाज सेपरेट थिंग। The GATT had 8 rounds in total, April 47 से लेकर December 1993 तक, each was having significant achievements in outcome। मतलब सिर्फ एक agreement साइन जो हुआ था 47 में वहीं पर ही बात नहीं रुकी थी, मीटिंग्स हुआ करती थी इंटरनेशनल लेवल पे टाइम टू टाइम, उसमें जो भी कंट्री का PM होता है या प्रेसिडेंट whosoever was to attend that meeting इंटरनेशनली ग्लोबली, वो एक मीटिंग हुआ करती थी और उसमें कुछ डिस्कशंस हुआ करते थे, रिफॉर्म्स हुआ करते थे कि पिछली बार हमने यहाँ तक काम किया था, ये चीज़ें ऐड करी थी, ये पॉइंट्स पर काम किया था, अब हम इसमें और ज़्यादा चीज़ें ऐड करते हैं, इस कंट्री को भी ऐड कर लेते हैं अगर वो रेडी होते थे तो।
और ट्रेड के जो भी मेजर्स थे उनको भी थोड़ा सा एक्सपैंड करने की कोशिश करी कि जैसे पहले सिर्फ मे बी 10 चीज़ों पर काम होता था, फिर और फोकस 10 और चीज़ों पर होने लगा। दैट वे वो हर तरीके से ऐसे 8 राउंड हुए थे 47 से लेकर 1993 तक, और फाइनली 1995 में 2 साल के बाद वो WTO फॉर्म हो गई। मतलब इट वाज आल्सो पार्ट ऑफ द डिस्कशन कि हमको एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। हम कब तक एग्रीमेंट, सिर्फ इस एग्रीमेंट के बेसिस पर काम करेंगे? वी शुड फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन विच विल बी taking care of these things, and maybe some people would be part of that internationally, जो WTO का मेंबर होंगे और वो without any partiality काम करेंगे for the betterment and the growth of all the countries trade, जो भी है, मतलब एक दूसरे के साथ काम करने में हेल्प हो ताकि स्मूदर हो वो ऑपरेशंस। और जहाँ पर भी जो हर्डल्स बैरियर्स अगर आ भी रहे हैं कहीं पर, तो एज एन मीडिएटर WTO उसको रिजॉल्व करने की कोशिश भी करे। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सपोज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सपोज कोल्ड वॉर है एंड पाकिस्तान को कुछ काम है इंडिया से, तो दे वुड डेफिनेटली नॉट वांट टू कम डायरेक्टली एंड आस्क अस, बट दे कैन गो टू WTO एंड WTO कैन रिक्वेस्ट इंडिया कि ऐसा ऐसा हेल्प चाहिए आपकी, और उनको चाहिए तो हम आप क्या आप दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, या मे भी दोनों मेंबर्स अगर पार्ट हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, तो मीटिंग्स में डिस्कशंस भी होंगी, और मीटिंग जब होगी तो एक तरीके से थोड़े से रिलेशनशिप ठीक भी होते हैं। अगर हम किसी से मिल ही नहीं रहे हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान वुड नेवर हैव अ मीटिंग अदरवाइज, प्रोफेशनली भी या ट्रेड वाइज भी कोई मीटिंग कभी कोई वैसे तो करेगा ही नहीं। बट अगर ऐसे दोनों कंट्रीज जिनके बीच में कोल्ड वॉर है और वो दोनों ही कंट्रीज मेंबर हैं किसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के जहाँ पर कि चाहते ना चाहते उनको मीटिंग्स अटेंड भी करनी पड़ेंगी, सब कुछ होगा, तो शायद रिलेशनशिप बेटर होने के भी चांसेस होते हैं। और उससे क्या होता है, हेल्प भी अच्छी होगी ट्रेड में भी। जो चीज़ें पाकिस्तान को इंडिया से चाहिए मे बी वो स्मूथली ले सकते हैं। अगर कुछ ऐसा है, हालांकि ऐसा है नहीं कि इंडिया को कुछ पाकिस्तान से चाहिए हो, बट फिर भी अगर कुछ ऐसा ज़रूरत है तो मे बी बिकॉज ऑफ दिस मेंबरशिप and because of this ease among the nations for the trade, we can go for it. ठीक है। एंड की अचीवमेंट्स गैट का ये था कि जो भी ट्रेड होगा वो किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना होगा, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था इस चीज़ का, और ये सक्सेसफुली हो भी पाया। मतलब कि किसी भी एक कंट्री का साथ ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर एक US सुप्रीम पावर है तो US जैसा चाहेगा वैसा ट्रेड करेगा, जिसके साथ वो चाहेगा वो ट्रेड करेगा, और बाकी कंट्रीज अगर US के साथ ट्रेड करना चाहती हैं तो वो US मना कर देगा। ऐसा नहीं था। गैट के हिसाब से एवरी कंट्री हु वाज द मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट, सिग्नेटरी था जो भी, हर किसी को इक्वली ट्रीट किया गया और डिस्क्रिमिनेशन किसी के बीच में नहीं किया गया। जिसको जिससे जो हेल्प चाहिए थी वो एक तरह से बराबर की तरीके की हेल्प हुई, और हर कंट्री को इक्वल समझा गया विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। एवरी सिग्नेटरी मेंबर ऑफ गैट वाज टू बी ट्रीटेड एज इक्वल टू वन अनदर। समझ आया? इक्वल टू वन अनदर मतलब every member is equal. If there were 23 countries, all 23 countries were equal in the eyes of GATT. A practical outcome इसका क्या हुआ? This was once a country has negotiated a tariff cut with some of the other countries. टैरिफ का था जिस रेट पर हम काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिस चीज़ पर होता है, किसी भी प्रोडक्ट का पैसा अग्री हुआ कि हम इतना 1 यूनिट इतने में देंगे, या 1000 या लाख यूनिट अगर आप हमसे लोगे तो हम इतना में एग्री करेंगे, वो टैरिफ हो गया उस चीज़ का। द सेम कट वुड बी ऑटोमेटिकली अप्लाइड टू ऑल गुड्स इन। इसका सबसे अच्छा एक एग्जांपल है क्योंकि सब कंट्रीज बराबर हैं। सपोज किसी जगह किसी चीज़ के लिए टैरिफ का कोई प्राइस कम हुआ या ज़्यादा हुआ, नेगोशिएट होके कम पे एग्री हो गया कि ठीक है, अगर सपोज इंडिया ने एग्री करा कि हम आपको 1 लाख यूनिट ऑफ, सपोज 1 लाख kgs ऑफ से हम आपको कोई भी सीरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वीट, राइस, व्हाटएवर, है ना, तो वो अगर एक टैरिफ लो पर एग्री होगा किसी एक कंट्री को देने के लिए, सपोज पाकिस्तान को हमने सोच लिया कि हाँ ठीक है हम तुम्हें सस्ते में दे देंगे सिंस यू आर अ पुअर कंट्री और व्हाटएवर, सो वो फिर टैरिफ अप्लीकेबल हो गया ऑटोमेटिकली सबको। अब हमें यूएस को भी उसी टैरिफ पर देना पड़ेगा वो चीज़। दिस वॉज दी मीनिंग ऑफ इक्वालिटी के कोई पाकिस्तान इस तरीके से ना तो कम है ना ज़्यादा है उसको, या कोई भी कंट्री जो भी पार्ट ऑफ दैट थे। I'm just giving the example of India Pakistan because we have the Cold War between us. May not be possible that both countries were part of GATT that time. ठीक है, among the 23 countries. Most of the nations adopted the most favored nation principle in setting tariffs, which largely replaced quotas. मतलब कोटास बेसिकली जो भी एक ऐसा टैरिफ जो हर कंट्री के लिए मोस्ट फेवरेबल बैठ रहा था, वो टैरिफ्स अग्री होते थे गैट के अकॉर्डिंग, और उसी टैरिफ पे बेसिकली बिजनेस फिर फर्दर या ट्रेड जो होता था
इंटर कंट्रीज वो हुआ करता था उस टाइम पे। पहली मीटिंग जेनेवा में हुई थी, स्विट्जरलैंड, जो कि 23 कंट्रीज का पार्ट था। 23 कंट्रीज मतलब मेंबर्स थे उसमें। द फोकस इन दिस कॉन्फ्रेंस वाज ऑन टैरिफ्स, कि हम किन टैरिफ्स पे बात करेंगे। मेंबर्स एस्टैब्लिश टैक्स कंसेशंस टचिंग ओवर $10 बिलियन ऑफ ट्रेड अराउंड द ग्लोब। मतलब कि उसमें एक तो ये था कि टैक्स कंसेशंस भी अगर दूसरे को दिए जाएं, जैसे कि क्या होता है कि गवर्नमेंट बहुत हाई टैक्स लेवी करती है। सपोज मैं एज एन सिटीजन ऑफ इंडिया वुड वांट टू इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम सम अदर कंट्री, तो मुझसे ही गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स लेवी करके मुझसे बहुत ज़्यादा टैक्स डिमांड करेगी कि मैं कोई भी चीज़ अगर इम्पोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करती हैं, आज भी नहीं करती हैं। तो हमारी ही कंट्री में ऐसा है कि हम बाहर से क्यों मंगाएं, हम खुद ही प्रोड्यूस करें जो चीज़ हमारे पास है उसको। तो गवर्नमेंट उस चीज़ को रोकने के लिए क्या करती है, टैक्स बहुत ज़्यादा लेवी कर देती है। टैक्स ज़्यादा आएगा तो मैं सोचूंगी कि अच्छा 100 रुपये की चीज़ में मुझे 30 रुपये टैक्स अगर देना पड़ जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा। दैट वेज वो टैक्स कंसेशंस उस टाइम पर डिस्कशन हुआ था कि हम जो है टैक्स जो है उस पर कंसेशन देंगे, यानी कि कम कर देंगे, सो दैट जो हम एक दूसरे कंट्रीज में जो बिजनेसमैन हैं भी, अगर उन्हें कुछ इंटरनेशनली या इंटर कंट्रीज कुछ करना है ट्रेड, तो वो इजीली कर पाए, अट्रैक्ट करें मतलब उनको वो चीज़, टैक्स गवर्नमेंट कम करे। द सेकेंड सीरीज ऑफ मीटिंग बिगैन इन April 49, जो कि फ्रांस में हुई थी। वो भी उसमें भी प्राइम टॉपिक टैरिफ जो था, टैरिफ ही था जिस रेट पर काम करेंगे। नेक्स्ट मीटिंग हुआ सितंबर 50 में 1950 में, विच अकर्ड इन टर्कुवे, इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में हुआ था। उसमें 38 कंट्रीज ने पार्ट लिया था एंड 9,000 टैरिफ कंसेशंस पास्ड। मतलब बहुत सारी डिफरेंट गुड्स या सर्विसेज पे जो कंसेशंस पास हुए थे, वो करीब 9,000 टैरिफ कंसेशंस पास हुए थे, जो कि इंग्लैंड में हुई थी मीटिंग 1950 में। ठीक है, और 25% ऑफ द टैक्स लेवल्स कम से कम हुआ था मतलब। जापान बिकेम इन्वॉल्व इन गैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1956। जापान तब तक पार्ट नहीं था। 1947 से लेकर 55 तक भी जापान वाज नॉट गेटिंग रेडी टू साइन दैट एंड बिकम द पार्ट ऑफ गैट। उनको लग रहा था कि नहीं, हम इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे ही नहीं, बट देन लेटर ऑन इन 1956 जापान ऑल्सो गॉट इन्वॉल्व इन गैट एंड फोर्थ मीटिंग में वो भी पार्ट था इसका, इस एक मीटिंग का जो बेसिकली बाद में हेल्ड हुई। एंड द मीटिंग वाज इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड, एंड अगेन द कमेटी रिड्यूस। मतलब ये नेक्स्ट फिर से एक मीटिंग जो जिनेवा में हुई थी 1956 में, जापान बिकेम पार्ट ऑफ इट। अब आप देखिए, जो यहाँ पर ये मेट्रो हमारे पास दिल्ली मेट्रो है, या और बहुत सारे जो भी मेट्रोज इंडिया में भी प्रोजेक्ट्स आए हैं, ये सब कुछ हेल्प हुआ है जापान से। जापान की टेक्नोलॉजी को हमने इम्पोर्ट किया उनसे, और उनसे हमने ये प्रोजेक्ट लिया। तो अब नाउ इट इज पार्ट ऑफ दिस, के मतलब इंटरनेशनली जापान गॉट ऑल्सो रेडी टू सेल देयर टेक्नोलॉजी टू द अदर कंट्रीज, और उन्होंने हेल्प किया। आज भी जो दिल्ली मेट्रो के जो कंपार्टमेंट्स हैं वो असेंबल शायद यहाँ होते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अभी भी जापान से होके आती है उनकी। तो उन्होंने यही एग्रीमेंट में शायद किया होगा कि हम उनसे रेडीमेड प्रोडक्ट्स भी खरीदेंगे, या रेडीमेड गुड्स पूरा इस तरह से कंपार्टमेंट्स खरीदेंगे, टेक्नोलॉजी पूरी हम खरीद रहे हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट एंड एवरीथिंग विल ऑल्सो बी डन बाय दी जापान। और मे बी उसके लिए जापान ने शायद हमसे बहुत ह्यूज कॉस्ट भी मांगा हो, या एंड ऑल दोस थिंग्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट गैट। ठीक है, इसको प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा। कोई पॉइंट कहीं पर किसी को कुछ समझ नहीं आता, यू कैन कॉल मी अप एंड डिस्कस। I'm going to share with you guys the another screen now. गैट में किसी को कुछ इशू है, कुछ क्वेरी है तो बताइए। Oh, sorry. Wait a moment. ओके, तो आपको WTO, यस प्लीज। मैम, मीटिंग्स का होने का कोई टाइम शेड्यूल भी होता है क्या? किसका बेटा? जैसे कि अभी आपने बोला कि गेट WTO की मीटिंग्स होती हैं,
जिसमें कंट्रीज पार्ट लेती हैं, तो इनका कोई टाइम शेड्यूल होता है, जैसे अभी आपने 4 बताए थे? ऑब्वियसली बेटा, ऑब्वियसली एनीथिंग, अगर हमें 2 लोगों को भी मिलना है, आपको और मुझे भी मिलना होगा, तो हम डिस्कशन करेंगे ना, कब मिलना है, कहाँ मिलना है, कितने टाइम के लिए मिलना है, किस जगह पे मिलना है, क्या हमारा मीटिंग का एजेंडा होगा, ये तो नहीं, आई मीन मैम, फिक्स टाइम होता है कि मतलब आफ्टर 6 ईयर या आफ्टर 5 ईयर हम लोग एक बार अच्छा, वो मिलेंगे ही फिक्स मिलेंगे टाइम एंड नहीं देन? नहीं, नो 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 नो, वो ये ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज हर किसी कंट्री को अग्री कराना ही मुश्किल हो रहा था टू बिकम द पार्ट ऑफ इट। कोई भी कंट्री किसी भी टाइम पर अगर अग्री हो रहा था टू बी पार्ट ऑफ दैट, टू साइन दैट कॉन्ट्रैक्ट, तो उनको उस टाइम पर अग्री कर लिया जा रहा था। हाँ, जो मीटिंग्स हो रही थी वो कहाँ पर होंगी, कब होंगी, वो विद दी कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स हुआ करती थी। कोई एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल नहीं था कि हम हर 6 साल में या हर 2 साल में मिला करेंगे, कुछ होगा। अब हम WTO में पढ़ेंगे तो इनमें अगर इन्होंने कुछ बनाया है तो वी विल अंडरस्टैंड, बट as far as the GATT is concerned, whenever we just think that there is a need to meet, सारे मेंबर्स को कलेक्ट होकर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा पे डिस्कशन करना है और अग्री करना है, और अग्री करने के बाद साइन भी करना है, तो ऑब्वियसली जो उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होगा, जैसे इंडिया को रिप्रेजेंट PM मोदी इज डूइंग, सो ही जनरली गोज फॉर ऑल दोज इंटरनेशनल मीटिंग्स। तो जैसे जब PM मोदी इज विजिटिंग डिफरेंट कंट्रीज, नो, मीटिंग्स करने जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये कुछ ना कुछ बिजनेस डील्स ही साइन करने के लिए जाया जा रहा है। डिस्कशंस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, अग्रीमेंट होता है, अगर अग्री होता है तो साइन होता है, फर्दर नहीं होता है तो ठीक है, थिंग्स डिड नॉट वर्क, हम शायद नेक्स्ट मीटिंग में फिर से ट्राई करेंगे। तो ऐसा कोई फिक्स्ड इंटरवल ऑफ द टाइम नहीं था, एज एंड व्हेन द नीड वाज देयर कि हमें अभी डिस्कशन करने की जरूरत है इस चीज पर, तो दे यूज्ड टू गैदर। बट यस, जब भी कभी मीटिंग होती है, कुछ भी होता है, ये आज भी होता है। जैसे अभी 2-3 साल पहले की बात है, इन माई वी एज अ लाइक आई एम वर्किंग विद सम ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल दैट ऑफ दैट इवेंट ऑर्गेनाइज, जो इंटरनेशनल इवेंट था यहाँ गोवा में हुआ था, आसियान का वो था भी, इसमें शायद न्यूज में भी था, इफ यू गाइस हैव हर्ड अबाउट इट। आसियान में देयर वर लाइक 5-6 कंट्रीज जिनके PMs या प्रेसिडेंट्स यहाँ इंडिया आए थे, गैदर हुए थे, एंड लाइक चाइना वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट। आसियान स्टैंड्स फॉर सम कंट्रीज का, जैसे ASEAN included China also, India also, and there were certain other countries also. तो वो लोग यहाँ पर गैदर हुए थे, and then the meeting place was India, and it was finalized that it will happen in Goa, कि एक जगह पे हुआ। यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेज भी होती हैं जनरली, मीटिंग्स का नाम भी देते हैं उन्हें, कॉन्फ्रेंसेज का नाम भी देते हैं उन्हें। देयर आर सो मेनी कंपनीज जो प्रोफेशनली ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज भी करती हैं, हर कंट्री में होती हैं ये। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऐसा काम करा है जो माइस को देखता है, माइस इंक्लूडेड मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड इवेंट्स। ये इवेंट्स जो होते हैं वो ये वाले इंटरनेशनल लेवल के भी होते हैं या नेशनल लेवल के भी होते हैं, बट दीज आर बिजनेस इवेंट्स ओनली। तो ये कंपनीज ऑर्गेनाइज करती हैं, इनको प्रोफेशनली सब कुछ पता होता है कि कौन कौन डिप्लोमेट्स हैं, किस कंट्री से कहाँ से आ रहे हैं, तो उस डिप्लोमेट की डिटेल्स के लिए हमें कौन सी एम्बेसी को कनेक्ट करना है, कब करना है, कितने लोग उसके असिस्टेंट्स आएंगे, कितने उसके सिक्योरिटी गार्ड्स आएंगे, और कितने टीम मेंबर्स आएंगे, कहाँ स्टे करवाना है, किस लेवल के होटल्स में वो स्टे करेंगे, ट्रांसपोर्ट के लिए वो लोग किस लेवल की गाड़ियों में बैठते हैं, ब्रांड लॉयल तो नहीं है, कोई BMW में बैठता है तो BMW में ही बैठता है, दिस वे। बिकॉज आई हैव वर्क विद दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो आई कैन टेल यू मोर अबाउट द प्रैक्टिकल थिंग। जैसे सोनम कपूर इज द एक्ट्रेस, राइट? शी प्रेफर्स BMW ओवर Mercedes. नाउ Mercedes इज अ बिगर ब्रांड in car transportation. Mercedes बहुत बड़ा ब्रांड है if we compare it with BMW. Although BMW is also a luxury brand, but Mercedes has got a better market value, और लोग ज्यादातर प्रेफर करते हैं मर्सिडीज में। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे सोनम कपूर की अगर मैं लाइव एक बात करके एग्जांपल दूं, सो शी प्रेफर्स BMW ओवर मर्सिडीज, शी नेवर सिट्स इन मर्सिडीज। So we got a booking for Sonam Kapoor from Delhi Leela hotel to airport, and we sent Mercedes for her, just to think that she's a celebrity, and we should upgrade the car from BMW to Mercedes. She'll find it good. But उसने उसको issue create कर दिया, and she wanted that when my booking was for BMW, how Mercedes is there for me, and I would not prefer to sit in Mercedes. तो मतलब there are people, she is kind of a person, मतलब उसने बिगर ब्रांड को भी मना कर दिया कि मैं मर्सिडीज में बैठूंगी ही नहीं, चाहे मेरी फ्लाइट मिस हो जाए, आई वुड वांट BMW ओनली। सो वी क्विकली एंड इमीडिएटली रिप्लेस दैट। सो एवरीथिंग एंड एनीथिंग व्हिच इज हैपनिंग will be, you know, with a process.
फिक्स टाइम नहीं है, बट whenever it will be happening, months पहले इन इवेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाती हैं. Clear? Yes, ma'am. Thank you. So WTO is an international organization now, World Trade Organization. जैसे कि नाम ही बता रहा है इसका, वर्ल्ड ट्रेड को कंट्रोल करना या उसको और ईज करना या उसको उसके बारे में कुछ ना कुछ टर्म्स को साइन करना, अग्री कराना, रिफॉर्म कराना, ये सब चीज़ें वो WTO का काम है. सो WTO बेसिकली इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल का मतलब जब आ जाता है इंटरनेशनल वर्ड का मतलब वहाँ पर एक से ज़्यादा कंट्री इन्वॉल्व हो जाती है. अगर वो सिर्फ एक कंट्री के लेवल पे काम हो रहा है, डिफरेंट स्टेट्स सारी आ रही हैं और एक पूरी कंट्री सिर्फ एक इन्वॉल्व है, वो नेशनल लेवल पे काम होगा. स्टेट है तो सिर्फ स्टेट लेवल पे काम होगा. सो इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब देयर आर मोर देन वन कंट्री which are like involved for this. So WTO is the only global international organization dealing with the rules of trade between nations. Between nations या among nations हमें कर देना चाहिए. WTO आज की डेट में एक ओनली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेशंस के बीच में रोल प्ले कर रही है. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रूल्स भी डिफाइन कर रही है कि किस क्या रूल फॉलो करना होगा हर कंट्री को इन ऑर्डर टू हैव द ट्रेड डन विद द अदर country outside its country. ठीक है. As its heart are the WTO agreements negotiated and signed by the bulk of the world trade nations and ratified in their parliaments. The goal is to help producers of goods and services, exporters and importers to conduct their business. ऐसा होता है बहुत बार कि किसी एक रिस्पेक्टिव कंट्री में कोई एक बिजनेसमैन है जो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है एट अ गुड प्राइस, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस, और वो गुड और सर्विस जो वो प्रोड्यूस कर सकता है अपनी कंट्री में जितना डिमांड है वो सबको फुलफिल करने के बाद भी एक्सपोर्ट करने में कैपेबिलिटी रखता है, केपेबल है कि वो एक्सपोर्ट भी कर पाए, इतना ज़्यादा भी प्रोड्यूस कर सकता है. तो वो फिर देन ही विल सी व्हाट आर द ऑप्शंस, कहाँ पे वो बेच सकता है, किस कंट्री में कौन इसका बायर है. ही मे गो एंड talk to them, discuss with them, tell about his business plan, about his product, about the quality, about the use and all those things. और अगर अग्री कोई होता है दूसरी कंट्री में भी बायर उसके लिए, तो फिर वो अब उस प्रोसेस को अग्री करके एक रेट्स एंड एवरीथिंग को भी डिफाइन कर सकता है. उसकी कंट्री में जाके स्टडी करेगा तुम्हारी कंट्रीज में क्या क्या लॉज है, कितना टैक्स मुझे देना पड़ेगा, तुम्हें कितना देना पड़ेगा, किस किस कोड पर हम अग्री कर सकते हैं कि इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी ऑल्सो, फॉर यू ऑल्सो. तो वो ये WTO का जो गोल था बेसिकली यही था कि जो प्रोड्यूसर्स हैं गुड्स या सर्विसेज के कोई कुछ भी, वो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर भी बन सकें. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ही होता है. अगर हम बोलते हैं ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, किसी भी प्रोडक्ट को अगर कोई बोल रहा है इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, का मतलब वो इस देश में नहीं है, हमारी कंट्री से में प्रोड्यूस नहीं हुआ, कहीं दूसरी कंट्री से आया है, या तो प्रोड्यूस होके आया है या हमने कहीं जाकर बाय करा है, तो भी ऐसा हो सकता है. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी कंट्री में कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है और वो हमने किस इंग्लैंड को सपोज हमने एक्सपोर्ट कर दी, यहीं से हुई होगी मे बी एक्सपोर्ट, और हम किसी विजिट पर गए, इंग्लैंड गए, हमने लंदन घूमने गए, हमने वहाँ से जाकर कुछ शॉप कर लिया, वही प्रोडक्ट जो यहाँ पर बना था सारा कुछ एक्सपोर्ट होके वहाँ गया, हमने वहीं से खरीद कर लेके आ गए, हमने बोला देखो हमने लंदन से खरीदा है. इट हैपेंस. बट अगर हमने वो खरीद लिया वहां से तो इसका मतलब है कि वो इम्पोर्टेड है. अब वो इंडिया में इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है क्योंकि हमने उसको बाय वहां से करा, उसका बिलिंग, इनवॉइसेस, एवरीथिंग, टैक्सेस जो भी है वो हमने उस रेट पर दिया जो कि एक इंडियन को किसी दूसरी कंट्री से मिलेगा. ठीक है. WTO provides a forum for negotiating agreements aimed at reducing obstacles. हर चीज में बार बार यही पॉइंट आ रहा. देखिए, ऑब्स्टिकल्स को रिड्यूस करना, बैरियर्स को रिड्यूस करना इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, इन दोनों का मोटो यही था. गैट अग्रीमेंट का भी जो था, और WTO जो ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम में सब पूरी वर्ल्ड ट्रेड को कंट्रोल कर रहा है, रूल्स बना रहा है, कोई अगर ब्रीच कर रहा है तो उसको पनिश भी कर रहा है, या पनिश इन द सेंस की कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया कि आपको पेनल्टी लगा दिया अगर आपने कुछ रूल ब्रेक करा है, कुछ है, ये सब कुछ WTO कर रहा है. बट उनका मेन मोटो यही है कि वो कुछ ऐसा ना करें जिसकी वजह से कि कोई बैरियर बने और कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ अपना ट्रेड जो है वो कम कर दे. ऐसा नहीं हो. गिव मी 1 मिनट, आई एम जस्ट क्लिकिंग योर अटेंडेंस और फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं.
ठीक है, तो मोर और लेस आपको यही फोकस करना है कि these two things had the motto of basically, yeah, goal was to ease the international trade among the countries and reduce the barriers and the obstacles to the international trade. WTO also provides a legal and institutional framework for the implementation और monitoring of these agreements. Legal का मतलब हो गया कि अगर कोई एक पर्सन उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो लॉ के अगेंस्ट उसको उसकी पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है. जो भी लीगल वाइज उसका पेनल्टी होगा, चाहे वो मॉनेटरी हो, चाहे वो जेल हो या कुछ भी हो, वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा. तो एवरीबडी हु इज साइनिंग इट वो ये भी एग्री कर रहा है कि हम इसको इसके फ्रेमवर्क में काम करेंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से करेंगे. और WTO मॉनिटर करेगा वो सब चीज़ें कि कौन ठीक कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है. और अगर किसी दो पार्टीज के बीच में कुछ डिस्प्यूट कभी आ भी जाता है फ्यूचर में, ट्रेड स्टार्ट करते टाइम बहुत अच्छा था सब कुछ, बीच में कुछ ऐसा इश्यूज हो गए, डिस्प्यूट हो गया, कुछ हो गया, तो उनको भी सेटल करवाने में WTO हेल्प्स. Current body of trade organizations comprising the WTO consists of 16 different multilateral agreements. यानी कि GATT was one agreement, एक agreement था GATT, ठीक है. अभी WTO ने क्या करा हुआ है, 16 different multilateral agreements का मतलब multiple parties के बीच में कोई contract साइन होना. दो parties के बीच में अगर contract साइन होता है वो bilateral होता है, ठीक है. तो ये 16 ऐसे डिफरेंट अग्रीमेंट्स हैं जो WTO ने साइन करवाए हुए हैं अमंग डिफरेंट पार्टीज, एंड दोज पार्टीज आर दी कंट्रीज बेसिकली. वो पास 60 ईयर्स से ज़्यादा ही हो चुके हैं, 70 हो चुके हैं बल्कि अब तो, क्योंकि 47 में जैसे स्टार्ट हुआ था गैट, या अगर हम WTO की बात करें तो 55 में जैसे ये स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से अब तक में 60 ईयर्स हो चुके हैं जैसे. सो विच वाज लाइक 1995 में जैसे स्टैब्लिश हुआ था. इट्स प्रेडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन GATT. ये भी आ सकता है आपको क्वेश्चंस उसमें जो MCQ होता है कि व्हाट वाज द प्रीडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ WTO या व्हाट इज द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गैट. तो गैट का सक्सेसर हो गया WTO, लेकिन WTO से पहले क्या था, प्रीडिसेसर क्या था, गैट था. गैट को ही फिर हमने ट्रांसफॉर्म करके आगे WTO बनाया. ठीक है, क्लियरली अंडरस्टूड. So WTO now has 164 countries of which 117 are developing countries. हमारी कंट्री खुद भी एक डेवलपिंग कंट्री ही है, जैसे हमने पढ़ा था इंडियन इकोनॉमी में, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. तो अभी आपको मोर और लेस समझ में आ रहा है ना. आफ्टर वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर सिलेबस ऑलमोस्ट, या हम जो और 2-4 टॉपिक्स बचे हैं वो भी कंप्लीट करने के बाद आपको एटलीस्ट अभी you as a technical person or the engineering person understands that what economy is and how the businesses are being done, how the management takes place among the organizations national level पे या international level पे. थोड़ा बहुत आपको भी थोड़ा सा ओवरव्यू एटलीस्ट मिल गया, समझ आने लगा है कि कैसे कैसे तो रिफॉर्म्स हुए, कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और कैसे आज की डेट में भी काम होते हैं या डिसीजंस कैसे लेती है गवर्नमेंट, कैसे काम करती है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है. ये सब चीज़ें आई होप दैट समहाउ यू हैव गॉट एन ओवरव्यू अबाउट इट. बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में तो नहीं आपको पता चला है, एंड अ मैनेजमेंट पर्सन वुड बी नोइंग इन अ बेटर वे बिकॉज दे स्टडी एवरीथिंग इन डिटेल, और उनके पास इन सब चीज़ों के प्रॉपर बड़े बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं टू स्टडी. बट योर फोकस इज मोर इनटू टेक्निकल थिंग्स, एंड जस्ट टू गिव यू द ओवरव्यू अबाउट द बिजनेस, दिस syllabus which has been designed for you guys is enough to know अबाउट दी हैपनिंग्स, हमारे अराउंड कैसे काम हो रहा है और क्या हो रहा है, ये हमें आपको आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया मिल चुका है इस चीज़ से. सो 164 कंट्रीज मेंबर्स हो गए थे, जिसमें से कि 164 माइनस 117 वर डेवलप्ड और 117 कंट्रीज थी जो डेवलपिंग कंट्रीज थी. ज़्यादातर कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज ही हैं, डेवलप्ड कंट्रीज बहुत कम हैं in the world. If you will see, you can Google yourself and get yourself updated with that also. India being one of the supreme powers of the world is still a developing country because of so many things. यहाँ पर हमारे पास करप्शन बहुत ज़्यादा है, लोग ठीक से काम करना चाहते नहीं हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर में कोई काम करना नहीं चाहता है. इस वजह से हम अभी तक डेवलपिंग ही है 70-75 साल के बाद भी. Now the decisions in the WTO are generally taken by the consensus of the entire membership. The highest मतलब जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें कंसेंसस का मतलब कंसेंट
लिया जा रहा है हर मेंबर का, ऑलमोस्ट हर मेंबरशिप का कंसेंट। ऐसा नहीं है कि अगर मेंबर 164 है तो उसमें से आधे लोगों का कंसेंट लिया, 50% लोगों का कंसेंट लिया और बाकियों का नहीं लिया और कोई भी लॉ पास कर दिया, कोई भी एग्रीमेंट पास कर दिया, ऐसा नहीं है। कंसेंसस हर चीज का हो रहा है, और अगर जहां पर प्रॉब्लम आ रही है कि हर कोई अगर एग्री नहीं कर रहा तो एटलीस्ट मेजॉरिटी इज द अथॉरिटी वाला फॉलो करके चीजें और हम डिसीजंस ले रहे हैं। WTO ये काम फिर कर रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल विच आर अग्रीइंग टू समथिंग दे आर फॉलोइंग दैट। ठीक है, जनरल काउंसिल ना देखिए विच मीन्स द डिसीजंस, सॉरी, द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन बॉडी इज द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस विच मीन्स रफली एवरी 2 ईयर। बेटा ये इसका जो आपने क्वेश्चन किया था देवशी, उसका आंसर ये है, देखिए कि अब जब WTO बन गई है तो उसके बाद मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जो ऑलमोस्ट हर 2 साल के बाद वो कोशिश करते हैं कि एक बार एक मीटिंग करें ही करें। लेकिन ये कब फॉर्म हुआ? WTO आने के बाद। गैट के टाइम पर ऐसा नहीं था, whenever because गैट वाज द इनिशियल स्टेज और तब तक प्रॉपर कोई ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म नहीं हुआ था। जनरल काउंसिल कंडक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस तो मैम, इंटरव्यूज। एक्सक्यूज मैम, या मैम गैट को ही आगे अपडेट करके WTO बनाया गया है क्या? हाँ जी, हाँ अभी जी, तो आपने कहा था कि हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि गैट जो था वो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, गैट वाज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता एग्रीमेंट है? था ना मैम वो तो। हाँ हाँ, वो एक एग्रीमेंट था, और उस एग्रीमेंट के बेसिस पर या रूल्स जो भी उसके अंदर टर्म्स कंडीशंस डिफाइन थी, उसके बेसिस पर वो कंट्रीज जो मेंबर थी 23, 24 वो ऑपरेट कर रही थी बिजनेस। फिर उसके बाद ऐसा अर्ज लगा लोगों को, सब कंट्रीज को, कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म कर लेनी चाहिए जो कि प्रॉपर टीम होगी और वो सब चीज़ों को कंट्रोल भी करेगी, क्योंकि हम छोटा सा जो कोई काम करते हैं तो मैन पावर की जरूरत पड़ती है टू कंट्रोल, टू सी ऑल दिस थिंग्स। तो ये WTO जो फॉर्म हो गया 55 में, उसके बाद ये सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस में आई। और मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस जो हुआ करती है जिसमें कि हाईएस्ट मेंबर ऑफ द कंट्री अटेंड करते हैं मीटिंग्स, वो रफली 2-1 साल के बाद वो लोग करने की कोशिश करते हैं। ये और फ्रीक्वेंट शायद और ज़्यादा होने लग जाए अब के टाइम में, अगर ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो। जो इंटरनेशनल ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड, इंटर जो कंट्रीज वाला है वो अगर और बढ़ेगा तो शायद वो उसको और कम टाइम में भी कर सकते हैं। बट जनरली मीटिंग्स जो होती हैं वो कुछ नया रिफॉर्म लाना होता है तभी होती हैं। तो 2 साल आई थिंक बहुत टाइम है कि अगर कोई चीज़ लानी है तो वो 2 साल के बाद ही आएगी, इंस्टेंट हर महीने कोई चेंजेस तो होगा भी नहीं। जनरल काउंसिल है जो WTO का पार्ट है, काउंसिल, जनरल काउंसिल है वो ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्ट है, वो काउंसिल कंडक्ट करती है ये सब चीज़ें कि कितने टाइम में होगा, कौन कौन मेंबर्स होगा, कहाँ पर होगी ये मीटिंग, सबको सबसे ईज कहाँ पे किस कंट्री में पड़ रहा है, कौन सी कंट्री रेडी है इतने सारे डिप्लोमेट्स को अपनी कंट्री में बुलाने के लिए, ऑर्गेनाइज कर सकती है नहीं कर सकती है। कोई छोटी कंट्री होगी तो वहाँ पर तो लोग ही नहीं होंगे सिक्योरिटी के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए। अब अगर जैसे ट्रंप यहाँ इंडिया में आए थे तो ट्रंप के साथ कई हजार लोगों की सिक्योरिटी टीम चलती है, स्टे कराने का है अरेंजमेंट नहीं है, तो किसी छोटी कंट्री में तो मीटिंग हो भी नहीं सकती। कोई अच्छी स्टैब्लिश वेल स्टैब्लिश कंट्री हो वहीं पर ये काम हो भी पाएगा। सो काउंसिल जो है, जनरल काउंसिल, वो सब कुछ कंडक्ट कराने से पहले चेक करती है कि कहाँ पर होगा, किस टाइम पे होगा, कौन कौन मेंबर होगा एंड ऑल दैट। ठीक है, ये मोस्ट स्पेसिफिक WTO की मेन एक्टिविटीज़ है, नेगोशिएशन करना, मॉनिटर करना ट्रेड पॉलिसीज़ को, कैपेसिटी को चेक करना, डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट की क्या कैपेसिटी है, क्या चीज़ में वो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, असिस्ट करना, कहीं पर अगर ज़रूरत है किसी को तो असिस्टेंस भी दे देती है, एक्सपैंड करना किसी भी तरीके से। दीज आर ऑल थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन WTO। ठीक है, आई थिंक टाइम इज अबाउट टू ओवर, आई हैव क्लिक्ड योर अटेंडेंस। We will meet tomorrow in any case if you will get any time. Please मुझे कोई भी आप में से बता दीजिएगा कल अगर आप फ्री किसी भी स्लॉट में होते हैं तो। Thank you so much for your time for today. Thank you. Have a good day. Bye bye.